हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 24 बायोलॉजी का। ये चैप्टर बायोलॉजी का 24 है जिसमें हम जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि सीबीएसई के हों, एनआईएस को हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के हों, जिनके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है और जिनका सिलेबस जो है जेनेटिक्स एंड सोसाइटी है। इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है आपके लिए ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन किया जाता है, वो भी अच्छी से। साथ में आपको डिस्प्ले भी होता है बहुत ही सुचारू रूप से, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो दोनों का डोज जो होती है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, अमृत समान हो जाती है। तो इसको आप देखना मत भूलना, और ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता है कि इसमें हम डीएनए के बारे में जो है, जीन्स के बारे में जो है, क्लोन के बारे में, सब कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे, फिंगरप्रिंटिंग के विषय में भी पढ़ेंगे। लेकिन ये सब तब होगा जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here is the polymerase chain reaction. The polymerase chain reaction is simply for PCR. Their PCR is the most important. You have already learned to the 22 is that a DNA. Lesson of 22, DNA is a polymerase is an enzyme responsible for a DNA replication or making a copy of a DNA molecules. In the techniques is called polymerase chain reaction, means PCR. There is a DNA polymerase is an enzyme used to repeatedly for making a many copy of a small fragment of DNA, and thus polymerase chain reaction or PCR help in making many copy of a small amount of DNA. There is a most important here shown in this figure. There a piece of DNA is amplified and the heat 97 Celsius to the stand of separated. There is a most important and added to the primer and the cool of 40 Celsius so that they are blind to a DNA. There is a most important, but first is come here the step in the PCR. There is a first step is a double helical. DNA molecules is a heated so that is a break up into two strands. And second is a primer are added and their DNA is a cooled. And third is a DNA polymerase is added and it's a presence of two single strand acquire complementary strand, and so two molecules of DNA are formed. And so in this figure there is a most important for here.
there is a residing temperature of 70 Celsius. The is a thermostable polymerizes enzymes and copy each stand starting at the primer. There is a goes to the repeated process until enough DNA is made. There is a polymerase chain reaction diagram is completely understand for you. And the next is, and these steps are repeated to get a multiply copy of DNA, and this days the DNA polymerase from a bacterium leaving the hot spring is called Tuck polymerase is used a PCR machine. The DNA amplified by the PCR can be used a various technique. दोस्तों हमारे समक्ष जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, वो है पोलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पोलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम पहले जो है हमने 22 चैप्टर किया था, 22वां चैप्टर, उसमें हमने डीएनए पोलीमरेज के डीएनए प्रकृति या डीएनए अणु के प्रतिलिपि निर्माण के लिए उत्तरदायी जो है प्रक्रिवन की विषय में हमने चर्चा किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। इसमें हमने जाना था कि कैसे जो डीएनए प्रतिलिपि बनाती है और कैसे जो है ये आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर पोलीमरेज चेन रिएक्शन जो है कई मानने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है ये कॉपी करती है, और कॉपी करने का अर्थ क्या होता है कुछ स्टेप से आप यहाँ समझ सकते हो। कहते हैं सबसे पहली बात तो यही आता है कि डीएनए पोलीमरेज प्रक्रिया की डीएनए के एक छोटे से खंड को अनेक प्रकृतियाँ यानी प्रतिलिपियाँ यानी कॉपी प्राप्त कर सकते हो। छोटे से डीएनए से हम कई प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको पता है कहीं भी क्राइम होता है तो हमें अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ नहीं मिलता है, तो वहाँ पर छोटी छोटी मात्राओं में हेयर मिल गया, ब्लड के सैंपल मिल गए, नाखून मिल गए, तो इन्हीं से जो है पोलीमरेज चेन रिएक्शन के रिगार्डिंग इसको आगे जो है बनाया जाता है और आगे जो है इस पर रिसर्च पे लगाई जाती है। तो ये बनाना जो है प्रतिलिपियाँ बनाई जाती है और इसके बारंबार प्रयोग भी किए जाते हैं, कई बार इसको प्रयोग में भी लाया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। इस तकनीक को जो है पोलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं, यानी पोलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार जो पोलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पोलीमरेज चेन रिएक्शन को अगर सिंपली वर्ड में देखा जाए तो पीसीआर भी कहते हैं। ठीक है, ये डीएनए की छोटी मात्रा के अनेक प्रतिलिपियां बनाने में सहायता करता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे होगे तो डायग्राम में भी इस बात के लिए चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पर डीएनए का टुकड़ा परिवर्तित किया हुआ है और इसको 95 तक सेल्सियस तक गर्म करके दोनों रेडिकल अलग हो जाते हैं और प्राइमर डाला गया और जो है 40 सेल्सियस तक ठंडा किया गया है जिससे यह डीएनए में जुड़ जाए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। अगर देखा जाए तो कुछ हमारे यहाँ स्टेप है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट और मान्य हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा यही है कि पीसीआर में निम्न चरण होते हैं कि दोहरी कुंडलित डीएनए अणु का निर्माण किया जाता है। दूसरा है कि दोहरी कुंडलित में जो होती है हमारा कि प्राइमर मिले जाए तो डीएनए ठंडा किया जाता है। तो यहाँ दोनों ही बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि हम दोहरी कुंडलित डीएनए अणु के जो अगर गर्म किया जाता है तो उसमें 2 तंतुओं में टूट जाता है, जैसे कि हमने चित्र में भी देखा। और दूसरा जो है प्राइमर मिलाया जाए तो इसमें डीएनए ठंडा किया जाता है। तो इसका जो है पोलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, जिसमें डीएनए बन जाने तक इसे दोहराया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तकनीक है जिसमें कहीं भी साइंस के जो है खोज में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी स्थान रखेगा। और कहते हैं आजकल बहुत से क्राइम भी होते हैं, उसमें भी जो है पीसीआर का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। और इसमें जो तीसरी बात आती है वही ये आता है कि डीएनए पोलीमरेज जोड़ा जाता है और इसकी उपस्थिति में 2 एकल तंतु को एक पूरक तंतु प्राप्त हो जाता है। यानी जब डीएनए के हमें छोटे से टुकड़े मिलते हैं तो इसको हम पोलीमरेज पीसीआर के द्वारा जो है इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं और एक पूरा डीएनए बनाने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार डीएनए के 2 अणु बन जाते हैं। और इस प्रकार जो है 2 अणु बन जाने के बाद हमारे लिए कोई चीज़ को रिसर्च करना बहुत ही आसान रह जाता है। कहते हैं अगर डीएनए के अनेक प्रतिलिपियाँ प्राप्त करने के लिए इन चरणों को दोहराया जाता है, लेकिन आजकल सूत्रों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया से प्राप्त डीएनए पॉलीमरेज, जिसे हम टैग पॉलीमरेज यानी टैग पॉलीमरेज के नाम कहा जाता है, को हम पीसीआर यानी पोलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन में प्रयोग किया जा सकता है। यानी आज के समय में देखा जाए तो ये मशीन के रूप में बहुत ही सुचारू रूप से उपलब्ध रहती है। अगर देखा जाए तो पीसीआर द्वारा प्रयुक्त डीएनए अनेक तकनीकी विश्लेषण और जो है क्लोनिक्स में प्रयोग किया जा सकता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो इसी कहते हैं दोस्तों डीएनए जो पीसीआर के बारे में आपने जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी के रिगार्डिंग जो है हमारे समक्ष आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। The next topic is most important are DNA fingerprinting. DNA fingerprinting is the most important here. Like our fingerprint is a
repeated a sequence in our DNA are unique. You must be have heard that is the police the lifted fingerprint from two scenes of crime to identify the is a culprit is case of rape. The culprit is a case of the rape and thief of murder. There is a most important identity of culprit on a case of rape and thief and murder. In 1984, Alice Zellforce is the geneticist is the invention of techniques will and which could be a destruction their DNA of person from that another and called to the technique of genetical fingerprinting of DNA fingerprinting, and this techniques is now used for scientific investigation of the crime. And for example, identify the correctly their accused it a rape and murder to solve the paternity disputes and find out who their actually father of a child is. There is a most important here. There is a DNA fingerprinting can be done from a very small amount of DNA and which are taken out of teeny drop of blood, semen, hair follicles and tooth bulbs, etc. The pick up from two scenes of crime, and these steps techniques are here. The first is step here, a DNA isolated from a blood, semen, etc. and is a quantity is increasing through the PCR and their length of this DNA piece vary from a person to the person because of contain or repeated a sequence of nucleotides DNA and which vary. And the DNA pieces are separated from each other according to size and charge with the help of techniques called to the electrophoresis. And the pattern you can see in the figure given below the unique of each person. There is a most important for the hair diagram. There is a unique structure. They are matched to each other. There is a under the carpet. And in a crime, there is maybe therefore as a subsected is there are DNA fingerprint is carried out and compared with that of the DNA picked up from to the scenes of crime, and the one that is a match the DNA print of one of their suspect in the actually culprit. There is a most important things here. कहते हैं दोस्तों फिंगर प्रिंटिंग जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट है और आज के समय में एक वरदान है, क्योंकि इससे हम बहुत सी बातों को जो है अनजाने चीज़ों के बारे में भी हम जान जाते हैं। लेकिन ये संभव तभी हुआ जब इसको जो है साइंटिस्ट जो है एलेक जेफरीज ने जो है 1984 में खोज किया, और ये आज के समय में जो है फोरेंसिक साइंस के लिए एक वरदान सिद्ध हो गया। चाहे कोई भी रेप हो, चाहे मर्डर हो या किसी प्रकार की घटना हो, इसमें डीएनए का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है और फिंगर प्रिंटिंग का स्थान तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो कहते हैं हमारे फिंगर प्रिंटिंग उंगलियों के छाप के समान हमारे डीएनए में पाए जाने वाले पुनरावृत्त अनुक्रम यानी रिपीटेड सीक्वेंस होती है जो अद्वितीय होती है। आपने सुना ही होगा कि पुलिस अपराध के स्थान से फिंगरप्रिंट उठाती है और इसकी सहायता से बलात्कार, चोरी या हत्या के अपराधी का जो है पता बहुत आसानी से लगा लेती है। कहते हैं जो ये जो खोज हुई थी जो एल्फ्रेड जेफरीज ने की थी, अनुवांशिक विभेद थे यानी अनुवांशिक जेनेटिक्स के ही साइंटिस्ट थे, एक तकनीकी विकसित किया जिसकी सहायता से अलग अलग लोगों के डीएनए के बीच में विभेद किया जा सके, और उन्हें इस तकनीक को अनुवांशिक फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम से पुकारा। यह तकनीक अब अपराध के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त होती है। उदाहरण के तौर पर बलात्कार या हत्या के मामलों में ये पत्रता के झगड़े को हल करने में भी, यानी मान लीजिए किसका बच्चा है ये भी जानने के लिए ये फिंगर प्रिंटिंग जो होती है एक वरदान सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इसमें कौन पिता होता है वो हम फिंगर प्रिंटिंग से पता लगा लेते हैं। अब आखिर फिंगर प्रिंटिंग में होती कौन कौन सी चरण है ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि फिंगर प्रिंटिंग में आखिर कौन कौन सी बातों को सम्मिलित किया जाता है। चलिए देखते हैं कि फिंगर प्रिंटिंग में कौन कौन सी बातें जो है सम्मिलित होती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अति अल्प मात्रा में डीएनए जो कि खून की छोटी सी बूंद हो सकती है, शुक्राणु हो सकती है, रोमकूप हो सकती है, दंत मज्जा से प्राप्त किया जा सकता है, को अपराध के स्थान से उठाया जाता है। और इस तकनीक के चरण जो होते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं। पहला तो हमारा यही चरण होता है कि डीएनए का खून, वीर्य आदि से पृथक किया जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में जो होती है डीएनए प्रेजेंट होती है। इसकी मात्रा जो है पीसीआर द्वारा बढ़ाई जा सकती है, यानी पीसीआर के रिगार्डिंग जैसे हमने पहले ही पढ़ा है पॉलीमर चेन रिएक्शन के रिगार्डिंग छोटी सी मात्रा को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक था जिसके विषय में हमने पढ़ा था।
ठीक है। इस डीएनए खंड की लंबाई डीएनए में विद्यमान न्यूक्लियोटाइड्स के विशेष पुनरावृत्त अनुक्रम के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, जो कि जर्नल सी बात है। वैद्युत कण संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा डीएनए के खंडों को इनकी लंबाई आवेश का अनुसार जो है पृथक्कृत किया जाता है। जैसे कि आप चित्र में भी देखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। जैसे आपने देखा होगा, आप देखो पहले में कितना डिफरेंस है, दूसरा में देखो कितने डिफरेंस है, इसी प्रकार सभी में डिफरेंस है। और मान लीजिए ये हमारे पास 5 व्यक्ति जो हैं कर्पित हों या 6 व्यक्ति कर्पित हैं, अगर इनमें से अगर किसी बच्चे के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाए, तो अगर बच्चे के फिंगरप्रिंटिंग जिसके फिंगरप्रिंटिंग से काफ़ी हद तक मैच करेगा वही उसका फादर होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक रहता है और ये बहुत ज़रूरी भी रहता है। और अपराध में भी ऐसे ही होता है कि मान लीजिए कई व्यक्ति अपराध के दोषी हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति अपराधी है, तो उसमें से सभी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंटिंग ली जाती है, ठीक है। और उसका फिंगरप्रिंटिंग जो उस व्यक्ति से मिला है जिसका हत्या हो गया या उसके साथ बलात्कार या कुछ भी हुआ, तो उनसे जो है ये फिंगरप्रिंटिंग मिलाई जाती है और जिसके साथ मैच कर जाता है वही व्यक्ति जो होता है अपराधी सिद्ध हो जाता है। तो यही जो है यहाँ डायग्राम में समझाने की कोशिश किया गया है। कहते हैं अगर देखा जाए तो एक अपराध में 3 या 4 संदेह हो सकते हैं, इसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है और उसे अपराध के स्थान से लिए गए डीएनए से तुलना भी किया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया है। जिसका डीएनए मेल खा जाता है वही व्यक्ति जो है अपराधी साबित होता है और वही अपराधी बन जाता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो फिंगरप्रिंटिंग होती है, आपने देखा होगा फिल्मों टीवीओं में भी देखा होगा, कई जगह तो इसको गलत भी उपयोग किया जाता है कि अपराध कोई और व्यक्ति करता है और दूसरे व्यक्ति का फिंगरप्रिंट ला के यहाँ पर छोड़ देते हैं, जैसे वो व्यक्ति अपराधी सिद्ध हो जाता है। तो ये कहते हैं ना, कुछ टेक्निक बनी है अच्छे के लिए, तो कुछ जो है लोग अपराधी जगत के लोग जो हैं इसको गलत उपयोग करके जो है आज साइंस को भी उलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि फिंगरप्रिंटिंग जहाँ इतना इम्पोर्टेंट है वहाँ अपराधी भी आज बहुत तेज और चालाक हो गए हैं। The next topic is genomic. Genomic is the most important topic here. Genomes is a collective term of a full set of gene is a organism. Genes are pair and so genome is mean to all the genes present in the haploids mean n set of chromosome. Genomic is the analysis of the genome data that is a finding out of functionally nucleotide sequence genes in the DNA of organism. Here showing this figure. So here showing this diagram, there is a most important diagram here. There is a karyotypes of showing the chromosome of male N and female. Here the human, there is a most important chromosome in the karyotypes showing this figure. The genomes of E. coli is a bacterium, the yeast and the Saccharomyces and some other kind of organism is already known is Alpha-V6 Drosophila. They are showing this diagram is the most important here. Here show the human genomes. There is the most important and here show the defected in human beings. There are chromosomal and there are condition of their breast cancer, fascias, hemolysis and the DNA immunodeficiency is a family process of the clone, cystic fibrosis, multi-exoded and disorder of cartilage and bone, malignancy, melanoma is the most important. There are genomes in here, show in this figure. This figure is already shown there is a human genome in there is a some defected gene. There is a large number of diseases in a genetical in genomes. There are human genomes has been to the mapped in the 2003 and the human have a 23 pairs of chromosome. There is a sequence of 2n is equal to 46 and the human genomes has a 3 into 10 power 9 nucleotides and the base pair of and if the sequence of nucleotide genes known it will be process of is a pinpoint and defected genes shown in the figure is a box. Identify genes for the correction of the genetic disorder and their gene therapy genetical counseling. There is a most important topic here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको जीनोमिक कहा जाता है। देखिए जीनोमिक एक प्राणी में पाए जाने वाले सभी जीनों के समुच्चय के लिए प्रयुक्त एक समूहवाहक शब्द है जिन्हें जमीक युक्त होते हैं और इसलिए जीनोम का तात्पर्य जीनों जो है गुणसूत्रों के अनुगणित समुच्चय से विद्यमान सभी जीनों से माना जाता है, जिसमें हर चीज़ जो है इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। अगर आप यहाँ डायग्राम देख रहे होगे तो इसमें जो है पुरुष गुणसूत्र और महिला गुणसूत्र दर्शाया गया है। कहते हैं इन्हीं जीन का जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्रोमोसोम गुणसूत्र जो होते हैं कई मायने में इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी से जो है सारे आधार तैयार होता है। तो ये जीन जो है और ये गुणसूत्र जो है कई मायने में इंपॉर्टेंट होते हैं। कहते हैं जीनोमिक जो है
जीनोम्स आंकड़े का विश्लेषण है, अर्थात कहते हैं किसी जीव के डीएनए में जो है कार्यात्मक न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम जीनों की जो जानकारी प्राप्त होता है। अगर हम देखें, पहले भी हमने देखा था इकोलाइट्स में, जिसमें जीवाणु जो है सिक्रोमाइसेस में जो है खमीर अथवा कुछ अन्य जीव जैसे कि सेरावेसोफिलस एंड ड्रोसोफिला जो फल मक्खी का जीनोम्स पहले से ही हमें ज्ञात है और हमने जाना भी था कि इसमें किस प्रकार जो है इंपॉर्टेंट रखता है, यानी इकोलाइट के बारे में हमने पूरा विस्तार से जाना था। तो कहते हैं गुणसूत्र जो है अपना विशेष स्थान रखता है और गुणसूत्र से ही आगे बहुत सी क्रियाएं संभव हो पाता है। यहाँ पर एक विस्तृत डायग्राम आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए, इसमें जो है दोषपूर्ण जीनों की स्थिति दर्शाया गया है कि मानव जीनों में कितने प्रकार की बीमारियाँ यहाँ उपस्थित होती है। तो आप देख के हैरान ही हो गए होंगे कि इतने सारे जो होते हैं जीनोम्स के रिगार्डिंग होने वाले डिसऑर्डर हैं। तो ये काफ़ी विकार जो है काफ़ी खतरनाक होता है इंसानों में। तो ये आप समझ सकते हो कि क्लोन फ्लेमिंग हो, यहाँ कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, ठीक है, रक्त कोई भी हो, या चेस्ट रोग, लिपिड्स हो, तो सारी बीमारी जो है जीनोम्स के वजह से ही होता है। तो इस डायग्राम को देख के आप खुद भी हैरान होंगे कि इतने सारे दोष जो होते हैं जीन की वजह से होता है। तभी कहते हैं ना, कोई भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ, क्योंकि इससे हमारे जीन्स पे जो है काफ़ी प्रभाव डालता है। अगर 2003 में अगर देखा जाए तो मानव जीनोम का चित्रण मैपिंग हो चुका था और मानवों में जो है 23 जोड़े जो होती गुणसूत्र यानी N2N जो 46 पाए जाते थे मानव जीनोम में 3 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड बेस युक्त होते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं का अनुक्रम जीनोम ज्ञात हो तो दोषपूर्ण जीनों की जो है इंद्रित करना संभव हो जाता है। जैसे कि वृक्ष में आपने चित्र में भी दर्शाया होगा, ठीक है, इस चित्र में भी दर्शाया गया था। और त्रुटि के ठीक करने वाले अनुवांछित विकारों को ठीक करने वाले जीनोमों की पहचान हो सकती है तथा अनुवांछित परामर्श भी दी जा सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दोषपूर्ण जीनों को इंद्रित करना संभव हो जाएगा और जो त्रुटियाँ होगी उससे जो है ठीक भी किया जा सकता है। तो ये कई मायने में जीनोम जो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अब जो हमारा टॉपिक है अनुवांशिक परामर्श यानी काउंसलिंग के बारे में देखते हैं क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर, देयर इज अ जेनेटिक्स is a counseling. Their genital counseling is the most important here. You have earlier learned about the dominant and the recessive genes. And if child receive a dominant gene from one parent and receive from to the other parents is a heterogeneous condition. The receives of genes does not be expressed itself, and the received genes get expressed only when they are in the homogeneous condition. That is, both genes of pair inherit from to the parent and receive. And you are probably is appreciate which is a marriage between a close relation. And term is a consequences is marriage is a discourage and began to relate it. Both parents may be passed down to defective genes which may be present in a family. The most defective genes, their case a genetical disorder as receive. And when both genes appear in the child are defective in the child is born with a genetical disorder. So if a couple wish to now there is a chance of their child getting a particular disorder present in their family. They have to go to the genetical counselor. A genetical counselor means to the advice given regarding a genetical disorder. So that is a couples now whether to have one more children in their first children is suffering from genetical disorder. And the genetical counselor has a very good knowledge of human genetical and can predict their chance of a genetical defect in a family. There is a show in this picture. There is the most important the circle and females and the square of the male fill the circle and square are affected individuality of circle and a square are normal individual. There is a more important here the pedigree chart. The pedigree chart is here is the most important. The pattern of the inherent or particular traits is a feature among the human and identified by their method of pedigree analysis. The pedigree is their diagrammatic representation of relationship showing the particular traits in a family. The genetical counselor is a preparer of pedigree chart and can then advise to accordingly see the pedigree chart and the study of square circle explained. There is the most important of pedigree chart here. जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि अनुवांशिक परामर्श, देखिए अनुवांशिक परामर्श से पहले एक बात मैं आपको भी परामर्श लेना चाहता हूं और करना चाहता हूं ये कि जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि तिरपान एसटीडी सेंटर का यही उद्देश्य है कि हर एक बच्चे तक पहुंचे और उनको लाभांतरित करें। और इस कार्य में आप जो हो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है हम तिरपान एसटीडी सेंटर के लिए एक रास्ता बन सकते हो। दोस्तों ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि तिरपान एसटीडी सेंटर जो है इसको हिंदी इंग्लिश में इसलिए ला रहा है क्योंकि
त्रिपाणी सेंटर को पता है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम होते हैं उनको टीचर जो होते हैं डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन त्रिपाणी सेंटर ऐसा नहीं चाहता है। उन बच्चों को भी आगे लाना चाहता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने मर्जी से जीवन आगे जो है अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो ये तभी संभव होगा जब वो अपनी इच्छा से जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है। तो इससे त्रिपाणी सेंटर जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको जो है बहुत ही सुचारू रूप से समझाने की कोशिश करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है। इसलिए आपको अधिक नहीं करना है, उन बच्चों तक नहीं जाना है। सिर्फ आपको एक ही कार्य करना है कि इसके जो लिंक है उसको कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। अब सोचिएगा कि आप ऐसा क्यों कीजिएगा, क्योंकि मैं तो आप वीडियो देख लोगे और छोड़ के चले जाओगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, अपना ही मंतव्य पूरा करना किसी भी इंसानों के लिए सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबका सहायता सबका ज़रूरी है, क्योंकि उन बच्चों को भी इस वीडियो क्या पता आपके माध्यम से प्राप्त हो और वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन जाए, कुछ अच्छे। देखिए यहाँ पर सवाल ये नहीं उठता कि प्रोनाउंसिएशन कैसा है। कहते हैं एक आम इंसान के पास जाओगे ना तो आम इंसान का प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही होता है, क्योंकि हम आम इंसान हैं, हम इंडियन हैं। लेकिन वही अगर आप अंग्रेज़ों के पास जाओगे जहाँ पर आपको एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा। कहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो सब इंग्लिश मीडियम ही रहते हैं, तो उनका पढ़ाया हुआ वर्डिंग भी आपको कई मायने में समझ नहीं आता है। लेकिन त्रिपाणी सेंटर जो है बहुत ही आसान और देसी लैंग्वेज में रहता है, जो कि आपके लिए समझना और सोचना भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो कहते हैं बड़े बड़े हाई फाई ट्यूशन और क्लासेस लगाने से अच्छा है कि त्रिपाणी सेंटर से जुड़ जाइए। और कई बच्चों ने मुझे ये भी कंप्लेंट किया है कि ये वीडियो उन तक नहीं पहुंच रहा है और बहुत लेट पहुंच रहा है। तो ये बात मैं ऐसा नहीं सुनना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके अपनी तरफ से कार्यशील रहो, यानी अपना जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, जिससे आपके न जाने अनजाने में कोई बच्चा जो हो इस त्रिपाणी सेंटर से जुड़ जाए और उनको जो हो फ़ायदा पहुंच जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये काउंसलिंग में भी यही बात आता है कि अनुवांशिक परामर्श। देखिए यहाँ पर जो काउंसलिंग की जाती है आनुवंशिकता के लिए, आपको अभिप्राय जो अप्रभावित जीनों के बारे में पहली जानकारी है। यदि एक शिशु एक जनक से प्रभावित दूसरे जनक से अप्रभावित जीन प्राप्त करता है, आपने देखा होगा कि एक बच्चे में जो है कई प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, तो वो क्या करते हैं आनुवंशिक परामर्श से बात विचार करते हैं। तो वो वही बात को यहाँ दोहराते हैं कि अप्रभावित जीन जो होते हैं अव्यक्त नहीं होते हैं और अप्रभावित जीनों की अभिव्यक्ति केवल संयोजित स्थिति में ही होती है, अर्थात जब युग्मज दोनों जीन अप्रभावी है। आप संभवतः इस बात का महत्व समझेंगे कि निकट संबंधियों के बीच विवाह संबंध को क्यों मना किया जाता है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि सगे संबंधियों के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। संबंधी होने पर दोनों जनक परिवार में विद्यमान दोषपूर्ण जीन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। शायद ये बात आप लोगों को समझ नहीं होगी कि हमें कभी भी अपने रिश्तेदारों से शादी या मैरिज नहीं करना चाहिए, रिलेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे जन्म लेंगे उसमें उन्हीं के बीमारी और जो है डिसऑर्डर वो ट्रांसफ़र आगे होती रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इससे क्या होता है कि अधिकतर आनुवंशिक विकार उत्पन्न करने वाले दोषपूर्ण जीन अप्रभावी होते हैं। जब एक जोड़े के दोनों जीनों का दोषपूर्ण हो तो शिशु जो है आनुवंशिक विकार के साथ उत्पन्न होता है। अंत यदि पति पत्नी अपने परिवार में विद्यमान किसी आनुवंशिक विकार के अनेक शिशु में पहुंचने की संभावना के बारे में जानती है तो उन्हें जो है आनुवंशिक सलाहकार से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। और देखिए जो भी आनुवंशिक परामर्शदाता होते हैं, सलाहकार होते हैं, कुछ इस तरह से जो है वंशावली आरेख चित्र बनाते हैं और इस आलेख चित्र से वो समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार जो है आप जेनेटिकल डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत ही सुचारू रूप में दिखाया गया है कि अगर मान लीजिए जो जेनेटिकल के डिसऑर्डर होंगे तो आगे जो है पीढ़ियों में स्थानांतरित 100% होगा। जो यहाँ पे डिग्री चार्ट जो है बिल्कुल क्लियर दिखाने की कोशिश किया गया है, जिसमें हर बात स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो। तो कहते हैं आगे आनुवंशिक सलाहकार को मानव कहते हैं आनुवंशिक का जो है बहुत ज्ञान होता है, क्योंकि उनको आनुवंशिक के विषय में उन्होंने पढ़ रखा होता है और उनको नॉलेज भी होती है कि आनुवंशिकता कैसे आगे बढ़ती है। और वो परिवार में आनुवंशिक दोष की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको पहले ही पेडिग्री चार्ट से पता लग जाता है कि आने वाला बच्चे में कौन कौन से दोष होंगे। मानवों में एक विशेष लक्षण की वंशागति के अनुमान को वंशावली विश्लेषण की विधि द्वारा पहचाना जा सकता है। वंशावली एक परिवार में विद्यमान विशेष लक्षण को दर्शाने वाले संबंध के जो है आरेखित
होते हैं और निरूपण भी होते हैं। आनुवंशिक परामर्शदाता एक वंशावली आरेख बनाता है और तदनुसार परामर्श देता है कि वंशावली आरेख के देखे वर्गों का वृत्तीय का अध्ययन भी जरूरी रहता है। देखिए, तो इसी चार्ट से जो है पेडिग्री चार्ट से वो बता देते हैं कि दो बच्चों की मैरिज में, ठीक है, पुरुष और स्त्री के मैरिज में जो होगा कौन सी बीमारी बच्चों में जाएगा और किस प्रकार के दोष से जो है वो ग्रसित होगा। और मान लीजिए कोई पीढ़ी में अगर अंधा रहा हो या कोई पीढ़ी में किसी बीमारी का शिकार रहा हो, अगर वो दोनों आपस में उसके बच्चे से मैरिज होता है तो ये 100% है कि आगे वाला जनरेशन में वो कुछ गुण जो हो जरूर जाएगा। तो इसलिए सारी बातों को देख के ही जो है मैरिज करने की ज़रूरत होती है, नहीं तो आने वाला जनरेशन में बीमारियां स्थानांतरित होती है। तभी एक बात बताया जाता है, कभी भी सगे संबंधी से मैरिज नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीर्ण जो है कहीं ना कहीं जो है विकार उत्पन्न कर सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था और काफ़ी ज़रूरी भी था। इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। आगे का चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला चैप्टर देखना मत भूलिएगा। उसमें हम बहुत ही जेनेटिक के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि और क्या क्या उसमें है। तो इसी तरह आप कृपाण सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और साथ में एक काम इम्पोर्टेंट जो है जिसको भूलना नहीं है वो ये है कि इसका कॉपी के जो है आपने क्या करना, लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।